प्रीवियस पार्ट में जो समर मॉनसून है उनके बारे में बताया था कि समर मॉनसून जो वाइंड्स हैं वो अर्ली जून में जो सदर्न टिप है यानी साउथ वाले हिस्से से भारत में इंडिया में प्रवेश करती है। धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं और लगभग मिड जुलाई तक पूरे कंट्री को कवर कर लेती हैं। ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होता। वेस्टर्न घाट इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेस्टर्न स्लोप पर हैवी रेनफॉल होती है। जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो पहाड़ियां हैं और उनमें जो ढलान है, ढलान वाले एरिया में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। दक्कन प्लेट यानी जो ईस्ट साइड में है उस पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है और कभी कभी ब्रेक के साथ होती है। विंटर मॉनसून की बात करें जो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, जब विंटर आता है तो पैटर्न बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। लैंड पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है वहां पर कोल्ड कूल एयर की वजह से। और ओशियन जो है इसके कंपैरिजन में गर्म रहता है, वार्म रहता है। इसलिए वहां पर लो प्रेशर होता है क्योंकि जो वहां की जो वार्म होने की वजह से एयर जो है ऊपर उठ जाती है। अब वाइंड्स जो है वो लैंड से समुद्र की तरफ चलती है, ओशियन की तरफ चलती हैं। ये वाइंड्स जनरली ड्राई होती हैं। ये इंडिया के ज्यादा पार्ट में ड्राई और कोल्ड वेदर लाती हैं। लेकिन कुछ वाइंड्स बे ऑफ बंगाल से होती कुछ वाइंड्स बे ऑफ बंगाल से पास होती हैं। वहां से मॉइस्चर पिक करती हैं, अब अपने अंदर नमी लेती हैं और ईस्ट और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में जाकर वो वर्षा करवाती है। इससे विंटर या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है। तो इस प्रकार टोपोग्राफी और कुछ फैक्टर्स मिलकर क्लाइमेट को शेप देने का काम करते हैं। ये वाइंड्स, टेम्परेचर और रेनफॉल को भी प्रभावित करते हैं। माइक्रो क्लाइमेट दिखाते हैं कि छोटे एरिया का क्लाइमेट भी यूनिक हो सकता है। मॉनसून सिस्टम जो लैंड और सी के हीटिंग डिफरेंस पर आधारित है। इंडिया के क्लाइमेट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है और एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब है नेक्स्ट मोहसिन राम। मोहसिन राम दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला अ, जो है प्लेस है, जगह है। मोहसिन राम एक छोटा सा विलेज है जो मेघालय मेघालय यानी जो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ये दुनिया का वो प्लेस है जहाँ सबसे ज्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग 11,000 mm यहाँ पर वर्षा होती है, यानी लगभग 11 मीटर। इस अमाउंट को समझने के लिए 11,000 mm का मतलब है पूरे साल में 11 मीटर बारिश। ये बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। ये मेनली बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉनसून वाइंड्स की वजह से होती है। जब ये मॉइस्चर से भरी हवा खासी पहाड़ियों से टकराती है तो ऊपर उठती है। ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है और अपना मॉइस्चर हैवी रेनफॉल के रूप में गिरा देती है। इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, जहां मॉइस्चर रेनफॉल करवाने और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से मेघालय के मौसिन राम और चेरापूंजी जैसे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मॉनसून और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मॉनसून सिर्फ एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि इंडिया की कल्चर और म्यूजिक पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग राग होते हैं जो अलग अलग सीजन और मूड से जुड़े हुए होते हैं। मॉनसून से इंस्पायर्ड कुछ राग हैं, जैसे मेघमल्हार। मेघमल्हार एक संगीत एक राग है। और अमृथा वर्षिनी अमृथा वर्षिनी इस इन राग को ट्रेडिशनल बारिश और बादलों का एहसास एहसास दिखाने के लिए गाया जाता है। पुराने समय में ये बिलीफ भी था कि कुछ राग जैसे मेघमल्हार बारिश ला सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक कल्चर बिलीफ है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है।
ये दिखाता है कि नेचर और सीजन का इंडियन और आर्ट और ट्रेडिशन से कितना गहरा कनेक्शन है। ट्रेडिशन नॉलेज अबाउट मॉनसून। इंडिया में मॉनसून का प्रिडिक्शन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेली लाइफ उस पर डिपेंड करती है। मॉडर्न साइंस के आने से पहले लोग नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करके वेदर का अंदाजा लगाते थे। इस तरह उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप की, जो आज भी हमारी एक इम्पोर्टेंट हेरिटेज और इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोंकण कोस्ट के जो फिशरमैन है, कोंकण कोस्ट के जो फिशरमैन है, फिश के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जब जो फिश यूजुअली पानी के नीचे रहती हैं, वो सरफेस पर आने लगती हैं, तो इससे मॉनसून आने का सिग्नल माना जाता है। एक है गोल्डन शोवर ट्री, कैसिया फिस्टुला इसका नाम है। साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में लोग इस पेड़ के फ्लोवरिंग को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जब फूल आते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। वहां पर यह माना जाता है कि ट्री के ब्लूम होने के लगभग 50 दिन बाद मॉनसून आ जाता है, यानी फूल लगने के लगभग 50 दिन बाद वहां पर बारिश हो जाती है। ऐसा आइडिया लगाया जाता है गोल्डन शोवर ट्री के बारे में साउथ इंडिया में। क्रोज एंड और उनके नेस्ट से क्या आइडिया लगाते हैं। कुछ कम्युनिटीज क्रोज के नेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर नेस्ट यानी घोंसले ट्री के ऊपर हाई पोजीशन पर बने हों, तो यह माना जाता है कि बारिश कम होगी। अगर घोंसले नीचे बने हैं, तो यह माना जाता है कि हैवी रेनफॉल होगी। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा साइंटिफिकली एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ये दिखाते हैं कि लोगों ने नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करके पैटर्न समझे हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा साइंटिफिक नहीं होते। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल नॉलेज। ये ट्रेडिशनल नॉलेज इम्पोर्टेंट भी होती हैं, क्योंकि ये पुरानी जनरेशन के एक्सपीरियंस और विजडम को शो करती है, उनकी बुद्धिमत्ता को शो करती है। ये ह्यूमन और नेचर के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपस में आदमी और प्रकृति के कनेक्शन को दिखाता है। ये आज भी कुछ सिचुएशन में यूजफुल हो सकती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। कुछ कॉमन एग्जांपल जो अलग-अलग रीजन में मिलते हैं, जैसे चींटियां। चींटियां ग्रुप में चलती हुई दिखती हैं, तो बारिश का सिग्नल हो सकता है। चांद के अराउंड रिंग दिखे तो बारिश हो सकती है। अचानक ह्यूमिडिटी बढ़ना और वाइंड डायरेक्शन का चेंज होना स्टॉर्म को यानी आंधी का साइन होता है, तूफान का साइन होता है। तो ये सेक्शन दिखाता है कि क्लाइमेट और मानसून सिर्फ साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये नेचर, कल्चर और ट्रेडिशनल नॉलेज से डीपली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। मौसम राम की हैवी रेनफॉल से लेकर मानसून मानसून से इंस्पायर्ड म्यूजिक और लोकल प्रेडिक्शन मेथड तक, ये सब बताते हैं कि हमें साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ ट्रेडिशनल विजडम को भी समझना और रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, क्लाइमेट एंड आवर लाइफ एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। क्लाइमेट एंड आवर लाइफ। ह्यूमन लाइफ क्लाइमेट से डीपली कनेक्टेड है। आदमी की जो जिंदगी है वो क्लाइमेट से बहुत ही गहरा नाता है प्रकृति के साथ, और हमारी डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स इस पर डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट सिर्फ नेचुरल कंडीशन को ही नहीं, बल्कि संस्कृति, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करते हैं। इसका एक क्लियर एग्जांपल लोकल कल्चर और ट्रेडिशन में दिखता है। इंडिया में कई त्योहार सीजन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी और ओणम जैसे त्योहार। ये फसलों के कटते समय यानी हार्वेस्टिंग के टाइम पे मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये दिखाता है कि क्लाइमेट और सीजन हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल प्रैक्टिस को शेप करती हैं। क्लाइमेट का डायरेक्शन इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी होता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म है मॉनसून फेलियर, जिसका मतलब होता है मॉनसून सीजन में कम या इनसफिशिएंट रेनफॉल होना, यानी मॉनसून सीजन में भी कम बारिश का होना। जब मॉनसून फेल हो जाता है,
तो एग्रीकल्चर सफर करता है, क्योंकि क्रॉप रेनफॉल पर डिपेंड करती है। लोग स्पेशली रूरल एरिया में, देहात में, वुमेन पानी लाने के लिए लंबी दूरी तक उनको जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर लेबरर जो कृषि में जो कृषक हैं और या उसमें मजदूरी करते हैं, सिटीज में माइग्रेट कर सकते हैं। वो शहरों में चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, तो इससे फूड प्राइस बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है खाने के सामान पर, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी महंगाई हो जाती है। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। बहुत से इंडस्ट्रीज को रेगुलर वाटर सप्लाई और स्टेबल वेदर कंडीशन की जरूरत होती है। क्लाइमेट में डिस्टरबेंस प्रोडक्शन और इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर सकता है। पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब क्लाइमेट डिसास्टर आते हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये कंडीशन और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। क्लाइमेट और डिसास्टर, इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग है, हर एक अलग अलग जगह पर, और कभी कभी ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी क्रिएट कर देता है। इससे नेचुरल डिसास्टर आ सकता है, जैसे साइक्लोन्स आ सकते हैं, चक्रवात, फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, या फिर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, भूस्खलन। ये जो आपदाएं हैं, ये डिसास्टर हैं, लोगों की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्रॉप्स और एग्रीकल्चर को ये खत्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, हाउस और पुल, यानी ब्रिज को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लोकल और नेशनल इकोनॉमी को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। साइक्लोन्स जो है, साइक्लोन्स इंडिया में एक कॉमन और पावरफुल डिजास्टर है। ये एक कॉमन आपदा है। ये हर साल इंडियन कोस्ट लाइन, जैसे ईस्टर्न कोस्ट यानी बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर कई साइक्लोन आते रहते हैं। कुछ साइक्लोन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारक होते हैं। ह्यूमन और एनिमल लाइफ का बहुत ज्यादा इसमें लॉस होता है। प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डैमेज होता है, काफी नुकसान होता है। ट्रीज अप्रूट हो जाते हैं, वृक्ष उखड़ जाते हैं, और सोइल इरोजन काफी होता है, यानी मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। डैमेज को कम करने के लिए इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक डिपार्टमेंट है जो प्राकृतिक आपदाओं को संभालता है। इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी इसे शॉर्ट रूप में बोलते हैं। साइक्लोन की फॉर्मेशन को ट्रैक करता है कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती है, उनकी मूवमेंट और डेवलपमेंट मॉनिटर करता रहता है यह डिपार्टमेंट। लैंडफॉल, जहाँ साइक्लोन लैंड पर हिट करेगा, उसके बारे में पता लगाने का काम भी यह विभाग करता है। टाइम पर वार्निंग देता है ताकि लोग प्रिपेयर हो सके प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन स्पेशल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मेनली वार्म ओशियन वाटर के ऊपर फॉर्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? कभी कभी सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इससे एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और सराउंडिंग एरिया में एयर इस लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है, और समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर लेकर आती है। जब लो प्रेशर सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वाइंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और स्पीड हाई होने के बाद होने पर उसे कहते हैं साइक्लोन, और इस प्रकार साइक्लोन बन जाता है। वाइंड्स और मॉइस्चर वाइंड और मॉइस्चर अपने आप में कलेक्ट करती है, नमी कलेक्ट करती है, और फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। ये क्लाउड्स और वाइंड्स सेंटर की तरफ घूमते हैं और मूव करते हैं। तो साइक्लोन के सेंटर में एक काल्म और क्लाउडलेस एरिया होता है। काल्म और क्लाउडलेस एरिया जो सेंटर में होता है, जिसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग वाइंड और हैवी रेनफॉल होता है। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स।
डिसास्टर से डील करने के लिए इंडिया में एक स्पेशल फोर्स लगाई जाती है जिसे एनडीआरएफ कहते हैं, नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये नेचुरल और ह्यूमन मेड डिसास्टर दोनों के लिए ट्रेन होती है। इसके लगभग 12 डिफरेंट लोकेशन पर बटालियन है इंडिया में। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पे जान और माल की सुरक्षा के लिए ये तैनात की जाती है, बचाव के लिए। डेंजर जोन से लोगों को इवैक्यूएट करती है। जिस जगह पर खतरा होता है वहां से लोगों को निकालने का काम, इवैक्यूएट करने का काम करती है। साइक्लोन, फ्लड्स और लैंडस्लाइड के टाइम पर इमरजेंसी हेल्प देने में भी यह फोर्स तैयार रहती है। तो इस प्रकार क्लाइमेट का ह्यूमन लाइफ, कल्चर और इकोनॉमी पर एक डीप इम्पैक्ट होता है। ये एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, लेकिन कभी-कभी एक्सट्रीम इवेंट्स के फॉर्म में चैलेंज भी क्रिएट करता है। साइक्लोन जैसे डिसास्टर बहुत ही डैमेज कर सकते हैं, लेकिन आईएमडी और एनडीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं की मदद से इस खतरे को कम किया जा सकता है। क्लाइमेट और हमारी लाइफ के कनेक्शन को समझना हमें बेटर प्रिपरेशन और अवेयरनेस देने का काम करता है। क्लाइमेट रिलेटेड डिसास्टर, फ्लड्स। फ्लड्स क्या है, जिसे हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं, एक नेचुरल डिसास्टर है ये, जो जो तब होता है जब पानी अपनी नॉर्मल बाउंड्री से बाहर निकलकर ड्राई लैंड पर फैल जाता है। ये एक्स्ट्रा पानी बड़े एरिया को कवर कर लेता है और ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करने का काम करता है। फ्लड्स यानी बाढ़ तब होते हैं जब लैंड इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब या कंट्रोल नहीं कर सकता। कॉज ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के क्या कारण है? हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा लगातार बारिश होती रहती है तो लैंड सिर्फ लिमिटेड पानी को ही एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन बाकी का जो पानी है वो सरफेस पर फ्लो करता है, जिसे रन ऑफ कहते हैं। जब रन ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स एंड लेक, रिवर्स और लेक्स में पानी ज्यादा भर जाता है। ये हैवी रेनफॉल या स्नो मेल्ट की वजह से होता है, या तो हैवी रेनफॉल या फिर बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से ऐसा होता है। जब पानी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो नदी के किनारे होते हैं, बैंक्स होते हैं, उससे ओवरफ्लो होने लगता है और उन्हें तोड़ देता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। एक है इसका कारण मॉनसून सीजन। इंडिया में फ्लड सबसे ज्यादा मॉनसून सीजन में आती है। लगातार बारिश से नदी भर जाती हैं और सोइल भी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है उससे ज्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिसमें फ्लड आती है, जो फ्लड प्रोन है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश और असम। इन एरिया में जियोग्राफी और हैवी मॉनसून रेनफॉल की वजह से बार बार बाढ़ आती रहती है। फ्लड्स इन हिमालयन रीजन, जो हिमालय रीजन में जो बाढ़ आती है उसे ग्लेशियल फ्लड्स भी कहते हैं। हिमालय रीजन में फ्लड्स यानी बाढ़ एक अलग तरीके से भी आती है, जो ग्लेशियल लेक से रिलेटेड होती है, जो ग्लेशियल झीलें हैं उनसे रिलेटेड है। ग्लेशियल लेक ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती हैं। ये झीलें जनरली रॉक्स, चट्टान और आइस के नेचुरल बैरियर से बंधे होते हैं। लेकिन अगर ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल जाता है या बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो लेक के पीछे प्रेशर बिल्ड होता है और बैरियर अचानक टूट जाता है और बहुत ज्यादा पानी एक साथ रिलीज हो जाता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियल बर्स्ट कहते हैं। ये फ्लड बहुत डेंजरस होती हैं। ये अचानक आती हैं। वार्निंग का टाइम बहुत ही कम होता है। पानी के साथ रॉक्स और डेब्रिस भी आता है, यानी चट्टान और डेब्रिस बने जो कचरा, मलबा जो रहता है वो भी आता है। ये लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज, नुकसान पहुंचाती है। फ्लड इन अर्बन एरियाज स्टीज, शहरों में भी हैवी रेनफॉल के टाइम फ्लड कॉमन है।
इसके मेन रीजन है ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हैवी रेनफॉल हैंडल नहीं कर पाते। जब ज्यादा पानी ड्रेन्स में जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है। पुअर अर्बन प्लानिंग, नेचुरल वाटरवेज पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है और रिवर, लेक्स और ड्रेन के रास्ते रुक जाते हैं। एक कारण कंक्रीट सरफेस भी है। शहरों में ज्यादातर सरफेस कंक्रीट और एस्फाल्ट के बने होते हैं, सड़कें वगैरह या नाली वगैरह। ये पानी को ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए पानी जल्दी एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर बाढ़ आ जाती है। इसका एग्जाम्पल है उत्तराखंड में फ्लड जो आई थी 2013 में। इंडिया का एक मेजर एग्जाम्पल है 2013 का, जिसे हम उत्तराखंड डिसास्टर बोलते हैं। कई दिन तक लगातार हैवी रेनफॉल हुई थी। इससे एक सडन ग्लेशियर बर्स्ट हो गया था। सिचुएशन को और खराब बनाया लैंडस्लाइड्स ने। बाढ़ भी आई और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स जो हुई उससे और भी ज्यादा खतरनाक जो है पोजीशन हो गई थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि केदारनाथ टेम्पल के आसपास के एरिया कंप्लीटली खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। कई गांवों में पानी बह बह गया और रोड्स और ब्रिज सारे खत्म हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। लगभग 6000 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कई तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स भी थे। ये डिसास्टर दिखाता है कि फ्लड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, स्पेशली जब जब लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियल एक्टिविटीज भी एक साथ हों। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के क्या इम्पैक्ट होते हैं। फ्लड के सीरियस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ह्यूमन और एनिमल लाइफ का बहुत ज्यादा लॉस होता है। हाउस, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डैमेज यानी नुकसान होता है। क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लोगों का डिस्प्लेसमेंट यानी वो अपने घर को भी छोड़ देते हैं। स्टेगनेंट वाटर की वजह से जो पानी खड़ा रहता है उसे स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। उसके कारण बहुत ज्यादा बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार फ्लड्स इंडिया के सबसे कॉमन और डिस्ट्रक्टिव डिसास्टर यानी आपदा में से एक है। ये हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, ग्लेशियल बर्स्ट और पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट और बहुत ही जागरूकता जरूरी है, ताकि डैमेज को कम किया जा सके और लोगों की लाइफ को बचाया जा सके। एक है लैंडस्लाइड, जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डिसास्टर है। लैंडस्लाइड है और फॉरेस्ट फायर है। तो लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिसास्टर है जिसमें चट्टान यानी रॉक, सोइल या फिर डेब्रिस यानी मलबा अचानक स्लोप से नीचे गिर जाते हैं, ढलान से नीचे आ जाते हैं या फिर स्लाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होती है और अक्सर बिना किसी वार्निंग के ऐसी घटना घटती है, इसलिए ये काफी डेंजरस हो जाती है। लैंडस्लाइड्स के क्या कारण है। लैंडस्लाइड मेनली नेचुरल फैक्टर की वजह से होते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, लगातार बारिश से सोइल गीली हो जाती है और लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे वो अपनी जगह पर टिक नहीं पाती। अर्थक्वेक भी इसका एक कारण है। अर्थ की वाइब्रेशन स्लोप को, ढलान ढलान को कमजोर बना देते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी भी, कुछ रीजन में वोल्केनिक इरप्शन लैंड को अनस्टेबल बना देते हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड हो जाती है। रीजन्स प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, जो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे इसका खतरा बना रहता है लैंडस्लाइड का। लैंडस्लाइड ज्यादातर हिली और माउंटेन रीजन में होते हैं, जहाँ स्लोप स्लोप स्टीप होते हैं, ढलान खड़े रहते हैं। इंडिया में ऐसे एरिया हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट और दूसरे हिल रीजन्स। यह इवेंट ज्यादातर मॉनसून सीजन में होते हैं, जब हैवी रेनफॉल सॉइल को अनस्टेबल बना देती है। ह्यूमन एक्टिविटी भी लैंडस्लाइड्स को बढ़ाती है। आजकल लैंडस्लाइड्स के चांस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ट्रीज की जो रूट्स है, जो जड़ है, सॉइल को पकड़ नहीं पाती। उनके हटने से ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करती हैं, पकड़ के रखती हैं।
लेकिन उनके हटने से सॉइल लूज हो जाती है और जो लैंडस्लाइड का कारण बनती है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, रोड्स और बिल्डिंग पर बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के यदि कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये लैंडस्लाइड का कारण होता है। ज्यादा कंस्ट्रक्शन, एक्सेस यानी ज्यादा मात्रा में बिल्डिंग्स स्लोप पर वेट बढ़ा देते हैं और नेचुरल वाटर फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड का कारण बन जाते हैं। ये सब फैक्टर लैंड को वीक बना देते हैं और लैंडस्लाइड के चांस को बढ़ा देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ का लॉस बहुत ज्यादा होता है और इंजरीज, चोटें भी आती हैं। हाउसेस, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज होता है, नुकसान होता है। रिवर ब्लॉक हो सकती है, रुक सकती है, जिससे कभी कभी फ्लड यानी बाढ़ भी आ जाती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर होती है जो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रैपिडली सेपरेट करती है। तो ये फायर बहुत जल्दी बड़े एरिया को कवर कर लेती है और कंट्रोल करना इसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आग है वो बहुत तेजी से फैलती है। फॉरेस्ट फायर के क्या कारण है। फॉरेस्ट फायर नेचुरल और ह्यूमन दोनों रीजन से हो सकती है। ड्राई क्लाइमेट कंडीशन, जब जब मॉइस्चर कम होता है तो वेजिटेशन जल्दी आग पकड़ लेती है क्योंकि नमी होती नहीं है। ड्रॉट, एक ड्रॉट जो है लंबे टाइम तक बारिश का नहीं होना और उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जो कि आग जल्दी पकड़ लेते हैं। हाई वाइंड्स, तेज हवा आग को बहुत जल्दी से सेपरेट करती है, फैलाती है। ह्यूमन केयरलेसनेस, कैंप फायर प्रॉपरली ना बुझाना और जलती सिगरेट फेंकना, ये भी आग को लगने के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है, उससे आग ज्यादा लगती है। रीजन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर्स ज्यादातर उन एरिया में होती है जहाँ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं, जहाँ पे घास के मैदान ज्यादा होते हैं। इंडिया में ऐसे एरिया हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट और कुछ सिमिलर माउंटेन रेंजेस। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर से क्या नुकसान होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है। फॉरेस्ट फायर के सीरियस एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। बड़े एरिया के फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है क्योंकि उसकी जो रहने की जगह है, हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पशु पक्षी जो भी है वहां से खत्म हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि सारी चीजें, जीव जंतु पेड़ पौधे मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, लेकिन जब वो ही खत्म हो जाते हैं तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि आग लगने पर स्मोक निकलता है, स्मोक और हार्मफुल गैस की वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, जो वहाँ रह रहे लोग लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, वहां पर फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह पर रहने लगते हैं। इसलिए फॉरेस्ट फायर एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को इफेक्ट करती है। लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर दोनों ही इम्पोर्टेंट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर हैं जो ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेचुरल कॉज के साथ साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ने इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत ही जरूरी है ताकि डिसास्टर यानी आपदा की अ, खतरे को कम किया जा सके और नेचर और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल्स वो एनर्जी सोर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि ये एनर्जी देते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, उनसे बने हैं, जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले मर गए थे। ये रिमेन्स धरती के नीचे सॉइल, रॉक या फिर समुद्र के नीचे दब गए थे। लंबे समय तक हीट और प्रेशर के इफेक्ट के कारण ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए हैं कुछ चीजों में, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में।
आज के टाइम में ये जो फ्यूल है इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि क्लाइमेट में बड़े और लॉन्ग टर्म चेंज आना। ये चेंज क्या क्या हो सकते हैं? पूरी अर्थ पर चेंज आ गया, जैसे ग्लोबल लेवल पर, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में उसे कहते हैं रीजनल लेवल पे चेंज। इसमें चेंज आते हैं, क्या क्या चेंज हो जाता है? या तो टेम्परेचर उस जगह का चेंज हो जाएगा, या फिर वहाँ का प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल और स्नोफॉल में चेंजिंग आ जाएगी, या फिर वेदर इवेंट्स यानी स्टॉर्म और हीट वेव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो चेंज होते हैं इन्हें कहते हैं क्लाइमेट चेंज। कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें कुछ नेचुरल कॉज हो सकते हैं। पुराने समय में, मिलियन ईयर्स पहले, क्लाइमेट चेंज नेचुरल प्रोसेस की वजह से होते थे, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थ की ऑर्बिट में कोई चेंज आ जाता है उसकी वजह से, या फिर सोलर एनर्जी में नेचुरल वेरिएशन आ जाने की वजह से। और इसमें कुछ नेचुरल कॉज के अलावा कुछ ह्यूमन कॉज भी हैं जो 19th सेंचुरी के बाद आए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ है। इसमें फॉसिल फ्यूल का बर्निंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, डिफोरेस्टेशन की वजह से हुआ है, हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, और एक्सेस प्रोडक्शन और कंजप्शन की वजह से भी ये हुआ है। ये एक्टिविटी फास्ट स्पीड से बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एक इम्पैक्ट है। नेचुरल नेचर में, प्रकृति में एक प्रोसेस होता है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये गैस सूर्य की हीट को ट्रैप करती है। इससे जो अर्थ है इतनी गर्म हो जाती है कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, और ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी ने इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। इंडस्ट्रीज, व्हीकल और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज कर रहे हैं। ये सब सिर्फ कुछ सेंचुरी में बहुत ही तेजी से हुआ है। इससे एक्स्ट्रा हीट ट्रैप होने लगती है। इसका रिजल्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इंडिया में भी क्लियरली देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक फॉर एग्जांपल, अर्ली 2025 में इंडिया का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था नॉर्मल से। विंटर शॉर्ट और माइल्ड हो गए थे। इसके इफेक्ट एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है, क्योंकि क्रॉप सीजन पर डिपेंड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पर उन पे भी प्रभाव पड़ता है। वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल होता जाता है। ये दिखाता है कि वार्मर प्लेनेट फ्यूचर में और चैलेंज क्रिएट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज और डिसास्टर, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिसास्टर के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। राइजिंग टेम्परेचर से, बढ़ते हुए तापमान से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स और हीट वेव। इन रिलेशन को समझने से हम बेटर प्रिपेयर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड मीजर यानी मिटिगेशन और अडेप्टेशन। वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स जैसे इंडिया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल के लिए अलग अलग स्टेप यानी कदम उठा रही है। मिटिगेशन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग को स्लो करना और उसके कॉज को, उसके कारण को रिड्यूस करना, कम करना कि वो हो क्यों रही है ग्लोबल वार्मिंग। कुछ स्टेप इसमें ग्रीन हाउस गैस जो है उनके एमिशन को, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को कम करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना, जैसे सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी को प्रमोट करना, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करना,
सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने से भी ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी ये स्टेप इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजप्शन के साथ क्लैश करते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? मुश्किल सिचुएशन से जल्दी रिकवर करने की एबिलिटी को रेजिलियंस कहते हैं। एक रहता है मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज के कॉज को कम करने के लिए जो स्टेप उठाए उठाए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉज को कम करने के लिए जो स्टेप उठाए जाते हैं उसे मिटिगेशन कहते हैं। एक आता है सस्टेनेबल। ऐसी चीज जो लॉन्ग टाइम तक चल सकती है बिना किसी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। तो इस प्रकार क्लाइमेट चेंज एक मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है जो मेनली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, स्पेशली फॉसल फ्यूल के यूज से। ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वेदर पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, जिससे लाइफ, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट करें, तो एमिशन कम करें और रेजिलियंस बिल्ड करें, तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है।